पेपर नंबर 1 देखेंगे। फर्स्ट पेपर संविधान संविधान के जो है अनुच्छेद फर्स्ट में क्या है। अनुच्छेद प्रथम में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में है। अनुच्छेद 1 हमारे सिलेबस में है। अनुच्छेद 1 में क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। इसके बाद है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है, राज्य की परिभाषा। इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। अनुच्छेद 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में है। फिर है अनुच्छेद 13। एक में हो गया संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में हो गया, 12 में हो गया राज्य की परिभाषा। 13 में है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ये आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 13 में है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किसमें है, अनुच्छेद 13 में है। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां इसमें है, अनुच्छेद 13 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14। 13 में क्या है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां 13 में है। 12 में राज्य की परिभाषा है। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है। विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 में क्या है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ये है आपका अनुच्छेद 15। धर्म, मूल, वंश, जाति, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। अनुच्छेद 15 हो गया। 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16 में है। लोक नियोजन मतलब आरक्षण के बारे में बताया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये है 16 में। तो हमने 14 आपको बताया, विधि के समक्ष समता का अधिकार। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। 12 में क्या है, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। 13 में मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13 में है। 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार 14 में है। 15 में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूल, वंश या जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है अनुच्छेद 15 में। 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, अनुच्छेद 16 में है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब आने जाने की स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वाक स्वातंत्र
आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है 19 में, यानी आने जाने की स्वतंत्रता वगैरह ये सब आर्टिकल 19 में है। 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसमें जो है मतलब एक ही अपराध के लिए बार बार सजा न देने वाला जो प्राविधान है, एक ही अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती, वो प्राविधान का है 20 में है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। तो 16 से फिर से देखेंगे। 15 तक 15वां तो धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है, अनुच्छेद 15। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करता है, अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता 16। लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता 16, अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 18 में है उपाधियों का अंत और 17 में अस्पृश्यता का अंत। 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। 16 में क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16 में है। 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। 18 में उपाधियों का अंत। 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16 में। अस्पृश्यता का अंत 17 में। 18 में उपाधियों का अंत है, 18 में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत। 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। 20 अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, अनुच्छेद 20 में। तो थोड़ा मोटा मोटा याद रखेंगे। 16 में लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समता, 17 में अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 19 में वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण है। 20 में क्या है, 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। तो 16 से फिर से रिवाइज कर लो। लोक नियोजन 16 क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता। 17 अस्पृश्यता का अंत, 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। 18 उपाधियों का अंत, 18 उपाधियों का अंत। 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। वाक स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण अनुच्छेद 19 में है। और 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है अनुच्छेद 20 में। 21 में है प्राणदेहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21 में। प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 21 में प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, अनुच्छेद 21 में। प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। 21 का में है शिक्षा का अधिकार। 21 का में शिक्षा का अधिकार। और 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है अनुच्छेद 21। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 में है। 21 का में है शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार है, ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 का में। 22 में है, अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। गिरफ्तारी का निषेध किया गया है अनुच्छेद 22 में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी निषेध से संरक्षण है कुछ दशाओं में। अनुच्छेद 21 में है प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण 21 में। 21 का में शिक्षा का अधिकार
और 22 में है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण जो मिला है अनुच्छेद 22 में मिला है, 22 में मिला है, अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, यानी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है अनुच्छेद 22। 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। 23 क्या करता है? मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 क्या करता है? मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध है अनुच्छेद 23 में। 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन, यानी कारखानों में जो बालक हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है उनके जो है नियोजन का प्रतिषेध बताया गया है 24 में। 23 में मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निषेध से संरक्षण है। 21 का में शिक्षा का अधिकार है और 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। 21 का में शिक्षा का अधिकार, 21 का में शिक्षा का अधिकार और 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण है। गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण किसमें है? 22 में। और 23 में मानव के दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। ध्यान रखना, मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। और 24 में कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध है। 24 में क्या है? कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 24। 25 में क्या है? अब 25 धर्म से संबंधित है। 25 आर्टिकल क्या है? 24 में हमने बताया कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध करता है 24। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार व बालाश्रम का प्रतिषेध करता है। 25 क्या कहता है? 23 तो हमने बता ही दिया। 25 में देख लो, अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने व आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की, धर्म के आबाद रूप से माने जाने की, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है ना, अनुच्छेद 25 में। अंतःकरण की, धर्म के आबाद रूप से माने व आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 में। 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिली हमको? अनुच्छेद 26 में मिली। ध्यान रखना, अनुच्छेद 26 में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। 25 में क्या बताया था? अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब धर्म के अंतःकरण की जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता है जो, वो 25 में है। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में है और धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। ध्यान रखना, अगर पूछता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है तो 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 में है। ध्यान रखना। 27 में क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यानी धर्म पे जो है टैक्स नहीं लगाया जाए, किसी विशेष, मतलब किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों, अच्छा किसी धर्म की अगर अभिवृद्धि हो रही है, अभिवृद्धि के लिए करों और संदाय के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। इसमें मतलब टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर कोई चीज़ की जा रही है
तो उसमें टैक्स से छूट रहेगी। ये बात अनुच्छेद 27 में बताई गई है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। 27 में टैक्स के विषय में है, धर्मों की अभिवृद्धि के लिए करों संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, यानी टैक्स फ्री धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो करों में छूट दी गई है वो है अनुच्छेद 27 में। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 27। 28 में क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। उच्च शिक्षा संस्थानों में 28 अनुच्छेद क्या कहता है? उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है। यानी अगर किसी उच्च शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना चल रही है तो उसमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कोई भी जा सकता है उसमें। 28 के तहत, आर्टिकल 28 के तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता बताई गई है। 28। अच्छा, 29 क्या है? 29 ध्यान रखना, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। 29 क्या करता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है, आर्टिकल 29। 28 में हमने क्या बताया? उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में बताया गया। इसमें उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में बताया गया अनुच्छेद 28 में। 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किसमें है? 29 में है। अच्छा, एक बार हम लोग धर्म से संबंधित सभी रिवाइज करेंगे। 30वां पहले देख लो। अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये अनुच्छेद 30 में है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। ध्यान रखना, अनुच्छेद 30 में क्या है? शिक्षा संस्थानों की स्थापना व शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। मूल अधिकार हम बता रहे हैं। अब मूल अधिकार में जो धर्म से संबंधित है वो 25 से दोबारा रिवाइज करेंगे तेजी से। 25 में क्या है? धर्म अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से माने व आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है 25 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। इसमें है 26 में। 27 में क्या है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 27 में। 28 क्या कहता है? उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा व धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता बताई गई है। 28 में क्या है? उच्च शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता बताई गई है, अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 29 क्या कहता है? 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना व प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताया गया है। ध्यान रखना, 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है, अनुच्छेद 30 में। 32 क्या कहता है? अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आपका अनुच्छेद 32 में।
अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। 33 में क्या है? इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि में लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। अच्छा, 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 अनुच्छेद कहता है इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि में लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। संसद की शक्ति। ठीक है, 33 अनुच्छेद अब समझ गए। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है 33 में। 34 क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? किसी क्षेत्र में यदि सेना विधि प्रवृत्त है यानी आर्मी एक्ट लागू है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, यानी तब जो है मौलिक अधिकारों पर जो निर्बंधन लगता है वो 34 अनुच्छेद के तहत लगता है। जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन अनुच्छेद 34 में बताया गया है। अनुच्छेद 35 इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान। ये आपके मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गए हैं। तो 34, 35, 32 से हम रिवाइज करेंगे। मौलिक अधिकार के बाद अब आपके 36 से शुरू होंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम लोग 32 से रिवाइज कर लेंगे। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 33 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में समझ गए। 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। इस भाग का जो प्रदत्त अधिकार है, अधिकारों का बलों आदि में लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है। 34 में क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। 34 में क्या है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन है 34 में। 35 में क्या है? इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान। अनुच्छेद 35 में क्या है? इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान। इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान। इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान है अनुच्छेद 35 में। ओके।